नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में आज बात होगी नए साल पर किसानों की नई प्रगति की। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। खेती किसानी को लेकर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के साथ साथ और सशक्त किया है। क्या है सरकार की योजना और कैसे मिलेगा किसानों को लाभ, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। इसके अलावा कारोबार जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। नए साल पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का हुआ ऐलान। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़कर हुआ 69,515 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार बनाएगी देश के गांवों को गरीबी मुक्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय नए साल में देगा 10 लाख घरों को मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा अपडेट के मुताबिक सर्कुलेशन से बाहर होने से अब तक 2,000 रुपए के 98.12% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आए, जबकि 6,691 करोड़ रुपए वैल्यू के नोट अभी भी लोगों के पास है मौजूद। ताजा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह दिसंबर महीने में 7.3% बढ़ाकर 1.77 लाख करोड़ रुपए हुआ। घरेलू और निर्यात मदों में कर वापसी के बावजूद जीएसटी संग्रह बढ़ा। पिछले साल इसी महीने में जीएसटी संग्रह 1.65 लाख करोड़ रुपए था। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कारोबार जगत में आज क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आज बाजार जो है वो आगे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं और उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गिफ्ट निफ्टी आज जो हम देख पा रहे हैं कि उसमें तमाम वहां पर आज हरे निशान के साथ साफ तौर पर आज कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो आंकड़े हैं वो 23,889 हैं और 12 कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मामूली बढ़त है। तो ऐसे में हरे निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर कारोबार के लिए आज हरे निशान का ये दिन है और कल भी जैसा कि हमने देखा था जो स्थिति सामान्य ही थी। ऐसे में सेंसेक्स ओपनिंग की अगर बात करें तो 78,700.98 यहाँ पर आप देख सकते हैं 193.57 के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और हरे निशान के साथ आज ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सेंसेक्स ओपनिंग की हमने बात की। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है तो आप देखिए 23,810.45 हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 67.55 पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम हम जो बाजार आज देख रहे हैं कि किस तरह से आज हरे निशान के साथ खुले हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी इसमें और ज्यादा प्रगति देखने को मिल सकती है। टॉप गेनर्स की अगर हम बात कर लें बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिनसर्व, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज हरे निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और ये मामूली जो बढ़त यहां पर नजर आ रही है 7 आप देख सकते हैं कि 1.95%, 1.88%, 1.12% और 1.08% और 0.99% की यहां पर मामूली बढ़त के साथ, यानी कि हरे निशान के साथ ये टॉप गेनर्स हैं जो कि आज काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो हम आपको टॉप लूजर्स बता दें कि आज कौन कौन है। और साफ तौर पर विप्रो में हम देख रहे हैं मामूली यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। एनटीपीसी हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया और अडानी नेट हो गया। तो साफ तौर पर इसमें देखिए कि आप 0.83% की मामूली गिरावट है। इसके अलावा 0.28%, 0.25%, 0.21% और 0.19% की यहां पर मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये टॉप लूजर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो विप्रो हो गया, एनटीपीसी हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया और इसके अलावा बजाज ऑटो और अडानी नेट। तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जो ये मार्केट है पूरा वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स दिखाए, उसके बाद हम टॉप लूजर्स की बात कर रहे हैं और लाल निशान के साथ किस तरह से ये कारोबार करता हुआ नजर आया। तो नए साल में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है क्योंकि देश में जीएसटी संग्रह दिसंबर में 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए हुआ है। एक साल पहले इसी महीने में जीएसटी के जरिए सरकारी खजाने में 1.65 लाख करोड़ रुपए आए थे। जीएसटी संग्रह नवंबर महीने में सालाना आधार पर 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा था। ताजा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 40,499 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी 47,783 करोड़ रुपए और सेस 11,471 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर महीने में घरेलू ट्रांजैक्शन से जीएसटी 8.4% बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात पर टैक्स
टैक्स से हासिल रेवेन्यू करीब 4% बढ़कर 44,268 करोड़ रुपए हो गया। अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 के दौरान 22,490 करोड़ रुपए रिटर्न किए गए। ये पिछले साल के इसी माह के मुकाबले 31% ज्यादा है। वापस की गई राशि के समायोजन के बाद नेट जीएसटी संग्रह 3.3% बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपए रहा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के फोकस की। नए साल के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष बात है कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों के नाम रही। पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी बढ़त हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को बोझ है उसका वो किसानों पर ना पड़े, ये सुनिश्चित करते हुए सब्सिडी दी है। और क्या है इस फैसले की बड़ी बातें, आइए आपको बताते हैं। नए साल के पहले ही दिन मोदी सरकार ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,500 करोड़ रुपए से ज्यादा करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा दावों का निपटान तेजी से करने के लिए 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस कोष का मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो। पीएम फसल बीमा योजना प्रीमियम के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। बीते 8 वर्षों में बीमा दावों के रूप में किसानों को कुल 1,78,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जो कि उसके पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1,350 रुपए पर मिलती रहेगी। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्टिलाइजर की कीमत में बीते वर्षों में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया और इसको सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दी गई। इसके साथ ही डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता भी देश भर में सुनिश्चित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने के बाद अब तक किसान हित में लिए गए फैसलों में कुल 6 लाख करोड़ की राशि किसानों के लिए मंजूर की जा चुकी है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला ही फैसला किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का था और अब 2025 की पहली कैबिनेट में भी किसानों के हित से जुड़े फैसलों से साफ है कि किसान मोदी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता हैं। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो नए साल की साफ तौर पर दमदार शुरुआत हुई और किसानों को बड़ी सौगातें मिली हैं। क्या है इन सौगातों में और किस तरह से अब की बार न्यू ईयर गिफ्ट मिलता हुआ किसानों को नजर आया है, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आप जिस तरह की देख रहे हैं कि यहाँ पर किसानों को सरकार का जो न्यू ईयर गिफ्ट दिया गया है वो किस तरह से है, ये हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 तक अब इसको बढ़ा दिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले से किसानों का जो जीवन है उसमें बहुत ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये तमाम जो योजनाएं हैं और सरकार इस पर किस तरह से उस पर मोहर लगी है, तो ऐसे में किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में इससे मदद मिलेगी और ये मदद साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि किसानों का जो जीवन है उसमें किस तरह से बेहतरी की ओर वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तकनीक के सहारे होगा जल्द असेसमेंट और क्लेम सेटलमेंट। तो क्लेम सेटलमेंट जो है वो भी अब जल्द से जल्द किया जाएगा और इसके अलावा किस तरह से अब टेक्नोलॉजी को जिस तरह से जोड़ा गया है कृषि के साथ, तो वो टेक्नोलॉजी इसमें भी नजर आएगी और इससे असेसमेंट और क्लेम सेटलमेंट दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा और बहुत तेजी से ये काम करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा साल 2014 से 2023 के बीच सरकार ने खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे ये सब्सिडी दी गई तो उससे बहुत ज्यादा फायदा किसानों को मिलता हुआ नजर आया है। PMFBY के तहत 2023-24 में हमने जैसा कि देखा कि उसमें भी काफी कुछ इजाफा देखने को मिला और इसके अलावा DAP फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त जो सब्सिडी है उसको भी मंजूर किया गया। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे नीतिगत फैसले हैं जिनसे आने वाले समय में हम बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और किसानों को 1315 रुपए प्रति 50 किलोग्राम की दर से DAP मिलता हुआ नजर आएगा और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि अतिरिक्त वित्तीय भार जो है वो सरकार वहन करेगी इसका, और साफ तौर पर सरकार के ऊपर ये जो अतिरिक्त जो वित्तीय भार है इसकी भी एक अलग से रूपरेखा रखी गई है कि किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आएगा। DAP उर्वरक पर सब्सिडी के लिए 3,850 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को स्वीकृति मिली है। तो ये साफ तौर पर हमने देखा है कि जिस तरह से जो सरकार है वो किस तरह से लगातार इनके किसानों के हित में फैसला करती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर इससे नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि क्या किस तरह से अब आगे की जो रूपरेखा रखी गई है वो क्या कहती है और इसके अलावा क्या नजर आ रहा है, तो क्या है DAP और कितना है ये फायदेमंद, ये भी हम आपको बताते हैं। DAP का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है जो DAP है और जिसके बारे में लगातार बात की जा रही है और ये खबरों में भी है कि किस तरह से इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो और ये कितना फायदेमंद है, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अहम पोषक तत्व का ये एक फर्टिलाइजर है, यानी कि खाद है जिसको इसमें यूज किया जाता है और इससे काफी कुछ देखने को मिलता है जो पौधे हैं और साफ तौर पर फसलों को, वहां पर इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है। और इसमें DAP में लगभग 18% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% जो होता है वो उसमें फास्फोरस होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा फास्फोरस की। और ये जो है ये काफी जो हम देख रहे हैं कि जो तमाम फसलें हैं उनमें अगर हम देखें तो वहां पर काफी योगदान देता हुआ नजर आता है। DAP गेहूं, धान और मक्का के लिए है बहुत फायदेमंद, साफ तौर पर जो फसल है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता हुआ नजर आता है और इसीलिए सरकार ने अब की बार जो है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और ये निर्णय काफी कारगर भी साबित होंगे क्योंकि इससे जो किसान हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए क्योंकि काफी कुछ किसानों के लिए है और क्या कुछ अब की बार आगे की जो रूपरेखा रखी गई है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इसी पर चर्चा जारी करेंगे। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर जो बड़ा फैसला लिया गया है उसी पर हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से आपका सबसे पहले परिचय करा दें। विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सदस्य हैं MSP और कृषि मुद्दों पर PM समिति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ जिस तरह से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और कैसे इससे आने वाले समय में जो किसानों का जीवन है वो बेहतरी की ओर बढ़ेगा और कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा? सबसे पहले तो
किसानों को नए वर्ष की हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। और किसानों के साथ साथ जो पूरे 170 देशों में जहां पे कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक एवं मंगलमय शुभकामनाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दे दिया है और मैसेज पूरे विश्व को दिया है, और वो यह दिया है कि या तो केप ऑफ गुड होप से आना पड़ जाए या रेड सी से आप अगर जियो इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं उसके बावजूद भी पूरा घूम के आने के बाद भी अगर देरी होती है या किसी प्रकार की समस्या होती है तो सरकार फिर भी तैयार है, जितनी महंगाई हो, जितना वैश्विक असंतुलन हो, परंतु हमारे किसानों के ऊपर, हमारे अन्नदाता के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है गौरव जी, जो हमको यह समझना पड़ेगा, ये बदलता भारत है, ये डिजिटल भारत है। और डिजिटल भारत में जहां क्लाइमेट चेंज की बातचीत हो रही है, जहां पूरा विश्व का जो सब पूरा यूनाइटेड नेशन का पैक्ट टू द फ्यूचर में भी काफ़ी चर्चा इस पे हुई, और उन सारी समस्याओं के बावजूद जो क्लाइमेट चेंज की समस्याएं आ रही है, हमारा देश पहले ही तैयार है कि जैसा भी हो, या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका जो इंश्योरेंस की जो एक स्कीम में जो कुछ होना था, और सबसे बड़ी बात इसमें खास करके है जो टेक्नोलॉजी के लिए, फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए जो फंड बनाया गया है। तो जो डिजिटल एक हमारे पास गैप था, जैसे मान के चलिए कि अब तो 8-9 करोड़ किसानों का पूरा हमारे पास डीएनए है, हमारे पास उसका पूरा केवाईसी है, और उस प्रॉपर पूरे केवाईसी का सदुपयोग करके आने वाले समय में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातचीत चल रही है, तो वो एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज आज की तारीख में 2025 में जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है कि 2047 का विकसित भारत ऐसा होगा कि हम किसानों को जो कुछ दे रहे हैं और जो पिल्फरेज हो रहा है सब्सिडी के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज जो उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी एक डिजिटल गैप की वजह से, उसका पूरा संपूर्ण आमूल चूल निराकरण होगा। और उस तरफ ये फैसला 1 तारीख का, यानी कि हमारा जो पहला कैबिनेट है 2025 का, वो देखा जा रहा है। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहां पर डीएपी के जो बैग्स हैं उसमें काफ़ी अंतर है और साफ तौर पर उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। सरकार इसका वहन कैसे करेगी, उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा रखी गई है, किस तरह से, क्योंकि अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा वित्तीय बोझ का? देखिए 170 के आसपास जो देश हैं वहाँ कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है डीएपी के लिए और एमओपी के लिए और रॉक फॉस्फेट और तमाम चीज़ें हैं, वो हम पूरे विश्व के ऊपर अभी आधारित हैं। हमारा अपना सोर्स नहीं है, तो हम बाहर से रॉ मटेरियल लाते हैं, कच्चा माल लाते हैं, और हमारे फैक्ट्री जो इफ्को और हमारा कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है, उसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो यूरिया डीएपी ऐसा बनाती हैं और बना के वापस किसानों को देती हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय असंतुलन हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल आप ऐसे समझें कि हमारे किसान भाई उसको समझ लें कि जो कच्चा माल है यूरिया बनाने के लिए या डीएपी बनाने के लिए या जो खाद बनाने के लिए, वो बहुत महंगा हो गया है। मतलब वो 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना महंगा होता जा रहा है। और वहाँ से उसको लाने का जो प्रक्रम था, जो सीरिया में और तमाम चीज़ों पे जो रेड सी का एक जोन है, उधर से ना आने की वजह से पूरा केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका के नीचे से घूम के आना पड़ता है। ये इसका पूरा खर्चा जो बढ़ रहा है वो पूरा का पूरा हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको वहन कर रही है, और उन्हें क्लियर मैसेज दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे अन्नदाता के जेब पे अन्नदाता को कोई समस्या नहीं होने देंगे। जो लोग ये कह रहे थे, खास करके कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वो अब बगलें झांकेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो, सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके विरोध में हो, जॉर्ज सोरोस के ग्रुप के लोग इसके विरोध में हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए सबसे पहले सोचते हैं, और पूरा निराकरण उन्होंने इस प्रकार से किया है। ठीक है। क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी तमाम समस्याएं आती हैं, जैसा कि हमने देखा है कई बार इस तरह की शिकायतें भी देखने को मिलती है। वहां पर कैसे क्लेम सेटलमेंट को जल्दी और त्वरित रूप से किया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत नीतिगत फैसला लिया गया है? देखिए क्या है कि क्लेम सेटलमेंट के लिए बैकएंड में जितना एक्सरसाइज चाहिए, जो 20 से ज़्यादा बीमा कंपनियां हैं, तो किसानों का जो एक पंचायत के लेवल पे जो रेन गेज सिस्टम रखाया गया है कि हाँ भाई कितनी बरसात हो रही है, क्या समस्या है, क्लाइमेट चेंज के कौन कौन सी समस्याओं का किस किस प्रकार से, क्योंकि भारत एक विविधता भरा देश है, बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, तो कहीं सूखे की मार पड़ती है, कहीं पे उसी समय आपको अतिवृष्टि होती है, फिर कहीं पे बर्फ बहुत गिरता है। तो हमारे सेब के किसान हो या हमारे बहुत सारे ऐसे
कमोडिटीज के किसान हो। जैसे आप उदाहरण मैं आपको दूं, जी। केरला भी चूंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कुछ राजनीतिक कारणों से, लेकिन कॉफी की खेती या फिर आप रबर की खेती, ऐसे सारे किसान जो उस तरफ के हैं, जो कॉफी बोर्ड और उनको बड़ा फायदा इससे होगा। तो पंचायत स्तर पे से डेटा कलेक्ट करके और उसको फोटोनिक स्पीड जिसको आप कहते हैं, फोटोनिक स्पीड इज द हाईएस्ट स्पीड, उस हिसाब से जो बीमा कंपनियां जो देरी करती थी, महीना लगाती थी, कभी कभी 1.5 महीना लगाती थी, और साथ साथ में जो लैंड का डेटा सरकार ने शेयर किया है और करना शुरू किया है, यानी कि जो टेनेंट फार्मर होंगे उनका भी आंकड़ा अब है। तो आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। और इसके साथ साथ में जो बैकएंड में सारी चीजें मान के चलिए राज्य सरकारों के पास या तहसील लेवल पे या पंचायत लेवल पे जो समस्याएं होती थी उसका आमूलचूल निराकरण होगा। इस पे काफी समय से काम चल रहा था। और जैसे डीजी नेक्स्ट या डीजी सैक्स वगैरह की जो पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ, उसके बाद से सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे और भी जो हमारे किसान भाइयों को देने वाली फैसिलिटीज है वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से दी जाएगी। विनोद जी, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका सीधा असर अगर हम देखें तो खेती पर पड़ता है, खेती किसानी पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है, उनके परिवारों पर पड़ता है। तो ऐसे में उससे निपटने के लिए, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं पहले से, और वही सरकार लगातार अग्रसर होकर करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज से जो लगातार नुकसान हो रहा है और जिस तरह से अब जो मौसम में परिवर्तन आया है उसकी वजह से वहां पर फसलों को जो नुकसान है उसका, जैसे हम देख रहे हैं बीमा की बात जो हम कर रहे हैं जिसको कवर दिया जा रहा है, वो किस तरह से अब की बार जो हम देख रहे हैं कि उसकी रूपरेखा जब बदली गई है तो साफ तौर पर किसानों को उसको सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, कुछ एक फसलें ऐसे हैं जैसे कॉटन, तो कॉटन का आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखेंगे तो उसमें जो पेमेंट होती है इंश्योरेंस के ऊपर, वो प्रीमियम जो उसकी पेमेंट होती है वो एक जो 19 कंपोनेंट है 19 में वो तीसरा सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो प्रीमियम का प्राइस जो किसान पे करता है, यानी कि वो उसका जो कुछ भी रिस्क है वो वापस उसको कैसे मिले, जो रिस्क का कवरेज कैसे हो। परंतु कि एक कार्टेल था जो काफी समय से चल रहा था, तो उस कार्टेल को दूर करने की जो एक कवायद शुरू हुई है। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सही तरह के आंकड़े सही समय से, और वो डायलॉग, आंकड़ों की जो डायलॉग होती है, यानी कि जो चेंजेज होते हैं वो पता चले लोगों को। तो ये एक जो नेटवर्क पूरा बनेगा, पहली बात तो ये, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देने के बाद भी अगर किसान को जो समस्या आती थी उसके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे अगर मान के चले एक टमाटर का किसान है, टमाटर नॉन शेड्यूल्ड कमोडिटी है, उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, परंतु टमाटर एक मुख्य फसल है, टमाटर, आलू और प्याज। तो इसमें जो मौसम की मार पड़ती है वो किसान उसका बीमा कर सकेगा, और अगर कुछ ऊपर नीचे होती है, यहां तक कि बाजार की भी शक्तियां अगर उसके पीछे आगे पीछे लगती है, वो भी कंपोनेंट है, तो किसान को इंश्योरेंस का वो पूरा इंश्योर्ड है, उसकी फसल इंश्योर्ड है। तो हम सिर्फ आज शहर के लोग सिर्फ इंश्योर्ड नहीं है, या कि हमारा टेलीफोन इंश्योर्ड नहीं, या जो मैं कपड़े कोट पहना हुआ है इसकी चोरी हो जाए ये इसकी इंश्योरेंस नहीं, बल्कि वो किसान का हर एक फसल, एक एक दाना उसका इंश्योर्ड है। इस बात की जिम्मेवारी सरकार ने ली है, और बीमा कंपनियों को सीधा सीधा कहा गया है कि आपको जो चाहिए हम देंगे, आपको जो इनोवेटिव चीजें चाहिए हम देंगे, प्रीमियम चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण कदम, इनसे कहीं ना कहीं किसानों का जो जीवन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और यही स्वरूप है जो लगातार सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। अभी हमने पहले भी देखा था, बीते साल जो अभी हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें तमाम फैसले लिए गए, एमएसपी को लेकर लिए गए, और अब जो कैबिनेट बैठक हुई तो नए साल पे एक बड़ा आगाज, बड़ा तोहफा किसानों को मिलता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जय किसान जय सरकार। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कोयला मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2024 में देश में कुल कोयला उत्पादन 97.94 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2023 के करीब 92.98 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 5.33% अधिक है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार कैप्टिव और अन्य खादानों ने इस माह में करीब 18.95 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.62 मिलियन टन की तुलना में 29.61% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
रिन्यूएबल एनर्जी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 214 गीगावाट हो गई है। ये जानकारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा दी गई। भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधन से 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। ये 2023 की समान अवधि में जोड़ी गई 7.57 गीगावाट क्षमता से दोगुना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को लेकर अहम जानकारी साझा की। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के 98.12% नोट अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि 6691 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों ने वापस नहीं किए हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद से ही नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। एयर इंडिया ने अपनी कुछ चुनिंदा घरेलू फ्लाइट्स में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया है। यात्री एक साथ कई डिवाइसेस में वाईफाई इस्तेमाल कर सकेंगे। एयर इंडिया की ये सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और iOS या एंड्रॉइड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसे सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध रहेगी। एयरलाइन फिलहाल एयरबस A350, बोइंग 7890 और चुनिंदा अन्य एयरबस विमानों में वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी। इसके बदले यात्रियों को अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और इसी के साथ इकोनॉमी टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।